साहित्य और पत्रकारिता दोनों को आप किस निगाह से देखते हैं? लेखक शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों को पिरोते हैं, किताबों को फील करते हैं। वही आजकल के दौर में मोबाइल का ज़माना आ गया है, डिजिटल युग आ गया है, जिसकी वजह से लोग किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे, नौजवान उनसे वंचित हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कहेंगे आप? मुझे काफ़ी मंजे हुए, परिष्कृत और ये कहूँ कि नामचीन विख्यात लोगों के साथ काम करने का सुख और सौभाग्य मिला। पत्रकारिता को लेकर, साहित्य को लेकर अपनी बातें मुखर होकर रखती आ रही हैं। पहले के दौर में जब आप पत्रकारिता करती थी और आज के दौर में जब आप देख रही हैं और पत्रकारिता कर रही हैं, आपकी प्रेजेंस रहती है, तो क्या फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी कोई खिलौना नहीं है, ये बेशुमार है, बेशकीमती है और न जाने कितने जन्मों में फ़कत एक बार मिलती है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। साहित्य और पत्रकारिता के इस दौर में अगर देश के अंदर किसी शख्सियत की नाम ली जाएगी, उनका जिक्र होगा, तो उनमें एक डॉक्टर रेखा व्यास जी की भी नाम सबसे ऊपर आएगा। 50 वर्षों का बड़ा एक्सपीरियंस, बड़े बड़े नामचीन हस्तियों के साथ बातचीत, इसके अलावा 50 से अधिक किताबों की लेखनी इनके हिस्से में है। आज हमारे साथ बैठी हैं, जानते हैं कि आखिर अपने ज़िंदगी की इस पड़ाव में क्या कुछ इसने हासिल किया है और क्या कुछ आपके लिए और हमारे लिए ये छोड़ने जा रही हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, नमस्कार। और आपने ये सोचा कि बातचीत की जाए, तो इसके लिए ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये अवसर दिया कि हम अपने विचार और अपनी जो बातचीत है उसको लोगों तक पहुंचाएं और उन तक साझा करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य और पत्रकारिता दोनों को आप किस निगाह से देखते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि थोड़ा सा अंतर होते हुए भी आमूलचूल रूप से, यानी मूल रूप से दोनों एक हैं। इस तरह की पत्रकारिता भी इतिहास का हिस्सा बन जाती है और थोड़ी सृजनात्मक रूप में अपने आप को सजा संवार लेती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा साहित्य बन जाती है। अन्यथा इस बात को इस रूप में भी कहा जा सकता है कि पत्रकारिता तथ्यात्मक साहित्य है और जो साहित्य है उसमें तथ्यों को बड़ी सुंदरता के साथ विविध विधाओं में लिखा जाता है, संजोया जाता है, या ये कह लीजिए कि पिरोया जाता है। तो जिस तरीके से पत्रकारिता में अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर विषय वैसा नहीं है और कर लेते हैं, तो लगता है कि जैसे आप विषय से कुछ अलग चले गए हैं या विषय से थोड़ा भटकाव हो गया है। तो दोनों के बीच में एक की भी है और अनेक की भी है, समानता भी है, असमानता भी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बहुत सी साहित्य की ऐसी विधाएं हैं जो पत्रकारिता पर विशेष रूप से आधारित है और बहुत सा साहित्य ऐसा है या पत्रकारिता के हिस्से ऐसे हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुले मिले हैं। जैसे रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, या इसी तरीके की कुछ रिपोर्टाज कविताएं कह सकते हैं आप, तो जिसमें ऐसा लगता है कि तथ्य बयानी की जा रही है और सुनने वाले समझ रहे हैं कि इसमें इस घटना का संदर्भ है या ये उस रिपोर्ट पर आधारित है, या ऐसी रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी हैं। तो इस तरह की जो शाखाएं हैं साहित्य की या पत्रकारिता की, उनसे आप पढ़ लिख करके जानकर इस अंतर को और इस समानता दोनों को बहुत ही गहरे से और अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में दोनों का महत्व क्या है? शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा शॉर्ट में, संक्षेपण में अगर हमारे दर्शकों को बता दें तो अच्छा रहेगा। मैं ये कहूँगी कि शुरुआत में एक मिश्रित विधा से आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत छोटपन में जूते की आत्मकथा लिखी। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? उस वक्त यही कोई मुश्किल से मैं दूसरी तीसरी कक्षा की छात्रा थी। अच्छा। हाँ, तब मैंने ये लिखी और एक तरह से पत्रकार की तरह उसको सजाया, संवारा और एक साहित्यकार की तरह उसे बड़ी खूबसूरती से पिरोया। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। उसी रचना को एक बार जब वो मेरे हाथ कई वर्षों बाद लगी तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि इस रचना को मैंने कितने चरणों में और किस तरीके से निखारा है। एकदम अनजान बन करके देखा उसको
तो ये बात मेरी कविताओं में भी बाद में आई कि स्मृतियों से ज्यों ज्यों यादों का कोहरा हटता चला गया, त्यों त्यों मैंने ही मुझको कई कई भिन्न भिन्न रूपों में देखा। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैंने जूते की जो कथा है उसको एक तरह से कथा विधा में लिखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ और चीज़ें आनी चाहिए, तो मैंने उसमें कुछ गीत डाले, कुछ इस तरीके की जो अपनी परंपराएं होती हैं या कुछ इस तरीके के जूते का प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग होता है वो सब भी डाल करके और उसको बहुत ही अच्छा रूप दिया। कई जगह उसको सुनाया तो लोग ये कह रहे थे हमें लगता नहीं है कि ये रचना आपकी लिखी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे तो जीवन में एक तरह से साहित्य और पत्रकारिता दोनों ही लगभग साथ साथ चले, और साहित्य मुझे एक तरह से विरासत में भी मिला और पत्रकारिता को मुझे एक तरह से मेरी योग्यता को देखते हुए लोगों ने बहुत ही वो विरासत में किया। कैसे मिला आपको? मेरे जो परदादा थे या ये कहें कि तो उन्होंने भी नाम लेंगी आप? हाँ, परम पूजनीय गोस्वामी राघवानंद जी, अच्छा। तो उन्होंने एकलिंग और हारित पर पुस्तक लिखी और वो पुस्तक शैव दर्शन, शैव साहित्य और ये कहें कि उसमें काफ़ी कुछ गूढ़ता से लिखा हुआ है। उनमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी अजस्र धारा है। उसके बाद ये कहूँ कि ये भी मेरे प्रपितामही ही थे, और प्रपितामही जो इनके भाई की पत्नी वो भी धुरंधर विदुषी थी, ज्योतिष और कर्मकांड निष्णाता। उन्होंने अपने 7 भाइयों की मृत्यु के पश्चात और अपने पति की मृत्यु के पश्चात बिल्कुल एकाकी रहते हुए अपने देवर के लड़के यानी मेरे दादाजी का अपनी संतानवत पालन पोषण किया। और इतनी जागरूकता समाज में स्त्री शिक्षा, और चूँकि उस समय बाल विवाह एक सामान्य प्रवृत्ति थी, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का अलख जो है बहुओं की शिक्षा के नाम पर जगाया। कैसे कि बाल विवाह हो जाता है तो लड़कियां कम उम्र में ससुराल चली जाती थीं, हालांकि बहुत समय वो परिपक्व होने तक पीहर में रहती थी, तो चूँकि फिर भी वो किसी न किसी घर की बहू होती थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई बहुओं को पढ़ाया जाए ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं कि वो बेटी है ही तो उस घर में भी शिक्षा का अलख जगेगा। तो उन्होंने इतना शिक्षा का अलख व्यापक रूप से जगाया और अपने घर से ही शुरुआत की। हमारी माता वैसे भी पढ़ने में बहुत शौकीन थी, और उसके बाद उन्होंने इस और प्रोत्साहन दिखाया, तो ये कहिए कि उन्हें एक तरह से पर लग गए। तो इस तरीके से प्रपितामह और मेरे माता पिता ने भी पुस्तकें लिखी है, भले ही अपने पारिवारिक दायित्वों के या ये कहें संयुक्त परिवार का दायित्व होने के कारण एक एक पुस्तक ही वो लिख पाए, पर फिर भी उनकी लेखन, पठन पाठन और अपने छात्र छात्राओं के जीवन को सुधारने और परिवार में या आसपास शिक्षा का अलग जगाने में विशेष रूप से हमारी माताजी ने बहुत प्रयास किया। अलग अलग माध्यमों से जानकारी मिल रही है कि आपने भी लगभग 20 किताबें लिखी हैं। हाँ, अभी आपने 50 कह दिया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अब मुझे 50 तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा, हालांकि पांडुलिपियों सहित तो उनकी संख्या 50 से भी अधिक है। अच्छा। पुस्तकें जो है मैंने लिखी हैं, कुछ उसमें सर्वेक्षणात्मक लेखन है, कुछ अनुवाद परक पुस्तकें हैं और व्यंग्य साहित्य है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने बहुत अधिक लेखन किया, जो मुझे विरासत में मिला उसका मुख्य जो है उत्स, मुख्य स्रोत जो है मेरे दादा भी कह सकते हैं, वो भी व्यंग्य लिखते रहे। मूछ, पूंछ, चाय वगैरह उन पर बड़े उनके व्यंग्य हैं। उसके अलावा उन्होंने पाणिनि की जो संस्कृत व्याकरण है उसका बहुत सरलीकरण किया, अर्थात अगर आप कुछ अपवादों को याद कर लें तो नियम आपको स्वतः ही याद हो जाते हैं। उसके अलावा वो शास्त्रीय संगीत भी गाते थे, तो इस कारण मुझे विरासत में भी मिला, वो वातावरण भी मिला, और उसके अलावा उसको पल्लवित पुष्पित करने का अवसर मिला, क्योंकि मैं उनके साथ में शास्त्रीय संगीत गाने का अभ्यास करती रही। उनको नई नई रागें और मिश्रित रागें अपने हिसाब से गा करके बता रही, कभी सिनेमा संगीत गा रहे हैं, कभी भजनों को दूसरी राग में, तो वो बता देते थे कि ये राग है, इसमें कई रागों का मिश्रण हो गया है। तो इस तरह हम दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान को अभिवृद्ध और समृद्ध करते रहे। अच्छा, लेखक शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों को
पिरोते हैं, किताबों को फ़ील करते हैं, वही आजकल के दौर में मोबाइल का ज़माना आ गया है, डिजिटल युग आ गया है, जिसकी वजह से लोग किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे, नौजवान उनसे वंचित हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल ये कहूँगी कि देखिए ऐसा है कि मोबाइल या डिजिटल माध्यमों पर किताब आ गई है, वो भी उसका एक समृद्ध रूप है, पर आप जब किसी किताब को लेकर के पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ साथ अनुभव करते हैं। डिजिटल माध्यम आपकी पूरी ऊर्जा अतिरिक्त रूप से भी लेते हैं, जैसे आप उसके साथ साथ एक तरह से जब पढ़ते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव और ज़ोर भी पड़ता है, पर आजकल इसके नए नए रूप भी आ गए हैं। जैसे आप श्रव्य पुस्तकें भी ले सकते हैं, दृश्य पुस्तकें भी ले सकते हैं, तो वो आपको अतिरिक्त ऊर्जा का सृजन भी कर सकती हैं यदि आप उसको उस भाव से लें। मैं इस मामले में आपको एक उदाहरण देना पसंद करूंगी। जो मैंने एक विदेशी जो युवक हैं वो मुझे मिल गए थे, तो उनसे मैंने ये चर्चा कर ली। अच्छा। और उनसे मैंने जब ये कहा कि आप कागज़ की पुस्तक जब पढ़ते हैं, कागज़ को लेकर हाथ में लेकर के एक फील करते हैं, तो आप एक तरह से बहुत ध्यानस्थ और एकाग्र हो जाते हैं। तो उन्होंने इस बात को इतनी गहराई से महसूस किया, बहुत देर तक मुझसे इसकी चर्चा की, और हमारी चर्चा इतनी गहरी बढ़ी कि वो ध्यान, एकाग्रता या कंठस्थ करने से लेकर के एक तरह से योग और समाधि की सीमा की बातचीत तक पहुंच गई। उसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए, मैं विदेश से आता हूं और मेरा शौक़ है घूमना, मैं दुनिया के कई देशों में कहाँ कहाँ पुस्तकें ले जा सकता हूँ और कहाँ कहाँ खरीद सकता हूँ। ये मेरे ऊपर आर्थिक भार से लेकर के और दूसरे भार भी बहुत डालेंगी, तो मैं ऐसे में डिजिटल माध्यमों को ज़्यादा उपयोगी और वैसा समझता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आजकल घर छोटे छोटे हो गए हैं, रखने की जगह कम हो गई है, व्यक्ति की अपनी वरीयताएँ बदल गई हैं, पर ये आप मानिए कि पढ़ने की आदत आपको कम नहीं करनी चाहिए, और आप उसके दूसरे रूपों से भी जुड़ें, उनका भी आप आनंद लें। नए नए माध्यम आ गए हैं, उनका अपना महत्व है, और कोई भी चीज़ जो होती है उसके मूल रूप को जान करके और आप उस ओर बढ़ते हैं तो आप उसके जो विविध रूप हैं उन तक और उस दक्षता की, या ये कहें कि उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप पत्रकारिता को लेकर, साहित्य को लेकर अपनी बातें मुखर होकर रखती आ रही हैं। पहले के दौर में जब आप पत्रकारिता करती थीं, और आज के दौर में जब आप देख रही हैं और पत्रकारिता कर रही हैं, आपकी प्रेजेंस रहती है, तो क्या फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, समय के साथ साथ जो स्वाभाविक फ़र्क आता है वो तो फ़र्क है ही, उसके अलावा भी बहुत से अंतर ऐसे आ गए कि मैं ये कहूँ कि लगभग 4 साढ़े 4 दशक मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गए। तो मेरे समय में पत्रकार, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ने के लिए व्यक्ति को बड़ा परिष्कृत और परिमार्जित होना पड़ता था, नहीं तो उसकी स्वीकार्यता नहीं थी। जैसे काफ़ी टफ था। हाँ, काफ़ी टफ था, चाहे लेखन में हो या उसकी जो ग्राह्यता थी वो थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि विकल्प बेशक कम थे, पर जो विकल्प थे वो ज़्यादातर उम्दा और बढ़िया ही थे। और मुझे काफ़ी मंजे हुए, परिष्कृत और ये कहूँ कि नामचीन विख्यात लोगों के साथ काम करने का सुख और सौभाग्य मिला। इस नाते जो है उनके साथ काम करने के लिए, और आपके साथ काम करने वाले भी आपको जब ये सोचते हैं कि आप उनके साथ काम कर रही हैं या वो आपको कार्य सिखा रहे हैं, तो आप उस तक पहुंचने के लिए कि कल को हम उनको नाखुश न कर दें या उनके उस पर खरे न उतरे, तो बहुत ही महसूस करते थे। तैयारी करना। और जो हमारे साथ, जैसे मान लीजिए आकाशवाणी से मैंने एक तरीके से पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में लेखन से मेरी शुरुआत हुई, तो वहाँ पर भी उसको देखने के बाद में या लिखने के बाद में हम जो है अपने घर परिवार वालों को उसको पढ़ाते थे। कोई एक शब्द का भी उसमें सुझाव बता दे या कर दे तो उस पर बाकायदा बहुत बहस होती थी कि ये शब्द अगर उपयुक्त है तो क्यों, और अगर ये शब्द हटाना है तो क्यों।
तो इस पे और इस कारण जो है उनके मूल स्रोत तक जाने का हमें अवसर मिल जाता था। एक एक शब्द को ढूंढने के लिए आप शब्दकोश तलाश रहे हैं, विद्वानों तक जा रहे हैं, कभी कभी शब्द कहाँ पे इस्तेमाल होगा, हाँ, उसकी देख रेख करनी होती थी। तो ये एक बहुत ही। और उसके अलावा जब आकाशवाणी से जुड़े तो एक पढ़ने के अलावा उसका आपको एक तरह से उच्चरित रूप, उच्चारण है। हाँ, उच्चरित रूप जब आप लोगों के सामने, तो एक आपका जो श्रोता होता है वो आपकी एक इमेज बनाता है आपके शब्दों को लेकर, आपके भावों को लेकर। तो हमें जो अधिकारी अभ्यास कराते थे जी। उनका ये रहता था कि आप आलेख कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हमारे साथ होते थे तो वो स्वीकृति नहीं देते थे, कहते थे कि शब्द जब लिखित रूप में आएगा तो आपके मस्तिष्क में उसका जो बिंब बनेगा, अनुबिंब उसके जो बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, वो बहुत ही सॉलिड बनेंगे, बहुत ही पुख्ता बनेंगे। तो आप अगर जानते भी हैं तो उस चीज़ को लिखिए, समय जितना लगे। क्या बात। तो उसको लिखने के बाद में समय की सीमा में उसका अभ्यास करवाया जाता था, फिर 10 सेकंड पूर्व उसको समाप्त करवाया जाता था, ताकि बोलते समय वहाँ भी अगर हाँ हूँ करते समय कोई समय अधिक लग जाए तो उसे समय पर किया जा सके। तो जो रेडियो अभी के दौर में देखने को नहीं मिल रहा होगा शायद। ऐसा नहीं है, कम मिल रहा है। अब ये है कि एक त्वरित और त्वरणशीलता पत्रकारिता में आ गई। आज हर कोई सोचता है कि, मैं तो ये कहती हूँ कि मोबाइल के रूप में, पहले कंप्यूटर के रूप में, एक तरह से हर एक के हाथ में ट्रांसमीटर दे दिया गया है जो पूरी दुनिया तक अपनी पहुंच बना सकता है। तो इस कारण लोगों ने उसको बहुत ही आसान तरीके से ले लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी कोई खिलौना नहीं है, ये बेशुमार है, बेशकीमती है और न जाने कितने जन्मों में फ़कत एक बार मिलती है। तो इसको सार्थक करने का ये एक अच्छा प्रयास है। तो इमरान, आपने हमसे ये बातचीत की और हमारे विचार आपने लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया, उसके लिए आपका हम शुक्रिया अर्ज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।